वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ROARO बाई स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। तो दोस्तों, हम जैसा कि पढ़ रहे हैं इस समय इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिसमें कल हमने पहला चैप्टर पढ़ा था पर्यावरण के बारे में। आज हम लोगों को पढ़ना है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सभी लोग किसी भी स्टेट PCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, UP PCS, बिहार PCS, MP PCS, उत्तराखंड PCS, ठीक है, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम जैसे आपका ROARO हुआ, आपका हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर का एग्ज़ाम हुआ, इन सभी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड कोर्स चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए आप इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको सिलेक्शन मटेरियल के साथ पेड क्विज, पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है। इसके कंटेंट के अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप ये कोर्स लेना चाहते हैं तो इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है पारिस्थितिकी। तो यहीं पे होता है कि भाई ये इकोलॉजी का मतलब क्या है, ये पारिस्थितिकी क्या होता है। तो इसके बारे में जानिए कि जो यह पारिस्थितिकी है, ये विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवों और उनके भौतिक पर्यावरण के बीच जो परस्पर संबंध होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, जो जीव हैं और भौतिक पर्यावरण है, इनका आपस में जो संबंध है उसका अध्ययन कहलाता है इकोलॉजी। ठीक है, यानी जीवों के पारस्परिक तथा वातावरण के साथ उनके संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। अब इस शब्द की उत्पत्ति देख लीजिए। इसका उपयोग सबसे पहले इकोलॉजी का सबसे पहले उपयोग किया था जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हैकेल ने। याद रखिएगा, एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो वो थे अर्नस्ट हैकेल। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है। एक तो है पहले ओइकोस, जिसका मतलब होता है होम, घर यानी रहने का स्थान, और दूसरा होता है लोगोस, जिसका मतलब होता है अध्ययन। समझे? आगे बढ़ते हैं। इसमें अर्नस्ट हैकेल ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का, और बताया था कि जीवों और उनके चारों ओर के पर्यावरण के बीच में जो संबंधों का विज्ञान है, इसको पारिस्थितिकी बोला जाता है। ठीक है, बाद में एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था IJS हिलेयर। इन्होंने इसको जैववास्तिकी यानी इथोलॉजी का नाम दे दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बाकी इसके अध्ययन से रिलेटेड कई वैज्ञानिक हैं जो इसमें शामिल रहे। थियोफ्रेस्टस हैं, कार्ल्स मोबियस हैं, फोर्ब्स, वार्मिंग, ये इन्होंने काफ़ी योगदान दिया है पौधे और पशु समुदायों के अध्ययन में। आगे बढ़ते हैं। एक अवधारणा आती है पारिस्थितिकी संक्रमण की। इस अवधारणा को दिया था जॉन बेनेट ने। याद रखिएगा, फैक्चुअल सवाल है, एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट ही ऐसे पूछता है। पारिस्थितिकी संक्रमण की अवधारणा दी थी जॉन बेनेट ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे ये कुछ फैक्ट्स हैं, आप लोग देख लीजिएगा, स्लाइड पड़ी हुई है। ठीक है, आगे अगर देखा जाए कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो भारत में पारिस्थितिकी के जनक हैं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। इसको याद रखिएगा, प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। एग्ज़ाम में आपके डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि बताइए भारत में पारिस्थितिकी का जनक कौन है, तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का नाम याद रखिएगा। अर्नस्ट हैकेल से कंफ्यूज नहीं करना है। इनको भारत में पारिस्थितिकी का जनक माना जाता है। ठीक है, और इनके योगदान की अगर बात करें तो इन्होंने इस क्षेत्र में काफ़ी योगदान दिए, जिसके लिए इनको कई सम्मान भी दिए गए। और साथ में 1972 में राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति की स्थापना की गई इन्हीं के प्रयास के द्वारा, जिसको बाद में पर्यावरण मंत्रालय के रूप में माना गया है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के रूप में इसको जाना गया है, राष्ट्रीय पर्यावरण योजना एवं समन्वय समिति। जो आज का पर्यावरण मंत्रालय है वो कहीं ना कहीं प्रोफेसर रामदेव मिश्रा का ही अथक प्रयास है। ठीक, तो ये आपने जान लिया। आगे बढ़ते हैं। जो पारिस्थितिकी संगठन है उसके स्तर देखते हैं। इसके विभिन्न स्तरों में देखिए, सबसे पहले तो है जीव यानी व्यष्टि, समष्टि बोलते हैं पॉपुलेशन को, समुदाय है कम्युनिटी, और है आपका पारितंत्र।
व्यष्टि यानी जीव जो है ये अध्ययन की मूल इकाई होती है। पॉपुलेशन आप जानते ही हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली एक ही प्रजाति के जीव के समूह को पॉपुलेशन कहते हैं, ठीक है, जो आपस में अंतःक्रिया करते हैं। वहीं कम्युनिटी क्या होती है कि एक ही क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न प्रजाति के जीवों के समूह को कम्युनिटी बोलते हैं। और बाकी आप जानते ही हैं कि पारितंत्र क्या है, जीव के एक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण के संबंधों के कारण एक पारिस्थितिकी इकाई का निर्माण होता है जिसको पारितंत्र कहा जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अध्ययन भी देखिए इसी आधार पर होते हैं, इसमें आगे बढ़ें। और ये आपसे सीक्वेंस पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा, जीव, व्यष्टि, फिर उसके बाद आता है समष्टि पॉपुलेशन, फिर आता है समुदाय कम्युनिटी, फिर पारितंत्र है, उसके बाद ये जैवमंडल है। ये आपके एग्ज़ाम में सीक्वेंस पूछा गया है, इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब एक चीज़ जान लीजिए कि भाई हैबिटाट क्या होता है, पर्यावास क्या होता है। ज़्यादा इसके बारे में जानना नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। पर्यावास हैबिटाट होता है कि वो भौतिक पर्यावरण जिसमें कोई जीव रहता है, ठीक है। प्रत्येक जीव अपनी उत्तरजीविता के लिए विशिष्ट वस्तुओं की आवश्यकता होती है, तो इसलिए वह जीव उस स्थान पर रहता है जहाँ पे पर्यावरण के द्वारा उन सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, ठीक है। जैसे हाथी जंगल में रहता है, मछली पानी में रहती है, ठीक है। अगर हाथी पानी में रहेगा तो उसकी आवश्यकता नहीं पूरी होगी, मछली स्थल पे जंगल में रहेगी तो उसकी आवश्यकता नहीं पूरी होगी, ठीक है। तो जीव जो है वो अपना एक हैबिटाट बना लेता है जहाँ पे पर्यावरण से उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इसके अलावा इसमें ज़्यादा देखना नहीं है। पर्यावरण के अगर लक्षणों को प्रस्तुत किया जाए तो इसके प्रमुख घटक हैं। एक तो पहले हो जाएगा स्थान, भोजन, जल और आश्रय, ठीक है। ये याद रखिएगा, एग्ज़ाम में कभी दे देता है कि कोई एक अलग ऑप्शन दे देगा सूर्य का प्रकाश वगैरह कि पर्यावास के लिए कौन से मुख्य घटक हैं, आप याद रखिएगा। स्थान है, जल है, भोजन है और आश्रय है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब पृथ्वी पर पर्यावरण के आधार पर 4 प्रकार के हैबिटेट्स हैं, 4 प्रकार के पर्यावास हैं देखते हैं। सबसे पहले तो आता है टेरेस्ट्रियल हैबिटाट यानी स्थलीय पर्यावास। ये नाम से पता चल रहा है भूमि पर होगा, तो भूमि पर होगा तो क्या क्या होगा, इसमें जंगल होगा, घास का मैदान है, रेगिस्तान है, पहाड़ियाँ इत्यादि हैं, ठीक है। और यहाँ पे जीवों का जीवन जो है वो तापमान पर, आर्द्रता, वर्षा और मिट्टी की स्थिति पर निर्भर करता है। सीधी सी बात है, अगर टेरेस्ट्रियल हैबिटाट है तो ये फैक्टर्स होंगे जिस पे वो डिपेंड करेगा, तापमान हो गया, ह्यूमिडिटी है, वर्षा, मिट्टी की स्थिति इत्यादि। दूसरा फिर आता है अलवणीय जल पर्यावास यानी फ्रेश वाटर हैबिटाट। यहाँ पे आता है नदियाँ, झील, तालाब, झरने जैसे मीठे जल के स्रोत, ठीक है। यहाँ पे रहने वाले जीव जो हैं वो जल की गुणवत्ता, ऑक्सीजन की उपलब्धता और तापमान के अनुसार वो अनुकूलित रहते हैं। आगे बढ़ें। अगला आता है ज्वारनदमुख। ज्वारनदमुख यानी एस्चुराइन हैबिटाट। यहाँ पे जहाँ नदियाँ समुद्र से मिलती हैं, एस्चुरीज का मतलब आपको पता होगा, यहाँ पे खारे और मीठे पानी का मिश्रण होता है जिसमें विशिष्ट प्रकार के पौधे और जानवरों का विकास होता है, ठीक। मरीन हैबिटाट की अगर बात करें यानी समुद्री पर्यावास, तो ये समुद्र और महासागरों में पाए जाते हैं। यहाँ पे फैक्टर है खारे पानी, गहराई, दबाव, तापमान के अनुसार जीव जो हैं अनुकूलित रहते हैं, ठीक है। तो आपने पृथ्वी का भी देख लिया जिसमें स्थलीय पर्यावास हो गया, अलवणीय पर्यावास है, ज्वारनदमुख भी देख लिया और समुद्री पर्यावास भी देख लिया, ठीक है। कुछ और देखते हैं, जैसे मानव की आंत देखिए। मानव की आंत जो है, जो फीता कृमि होता है, टेपवर्म, उसका पर्यावास है, उसका हैबिटाट है। जो फीता कृमि है वो मानव की आंत में रहता है। सड़ती हुई वस्तुएं जो है वो कवक फंगी का पर्यावास है, क्योंकि ये अकार्बनिक पदार्थों को विघटित करके पोषण उनको वहाँ से मिल जाता है, ठीक है। तो अनुकूल रूप से वो वहाँ पे सर्वाइव कर लेती हैं। तो ये सड़ी हुई वस्तुओं में फंगाई वगैरह हो गए, ठीक। अब आगे एक छोटा सा टॉपिक आता है निकेत क्या होता है। तो निकेत की छोटी सी डिफिनीशन है, देख लीजिएगा। निकेत देखिए, प्रकृति में अनेक प्रजातियां रहती हैं जो कि सेम हैबिटाट में रहती हैं, लेकिन उनके काम अलग अलग होते हैं, ठीक है।
जैसे हम लोगों ने जो टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पढ़ा था उसमें तो मनुष्य भी रहता है और शेर भी रहता है, ठीक है। तो हम तो एक प्रजाति के नहीं हुए ना, उनके कार्य भिन्न भिन्न हैं, रहने का तरीका भिन्न भिन्न है। तो पर्यावरण में किसी प्रजाति के कार्यात्मक लक्षण के आधार पर जो उनके कार्यात्मक लक्षण होते हैं वो निकेत कहलाते हैं, ठीक है। यानी किसी प्रजाति का पर्यायवास इसके पते के समान है, और जबकि निकेय को इसके व्यवसाय के रूप में समझा जा सकता है, ठीक है। यानी जो हैबिटाट होता है, जो पर्यावास होता है, वो किसी भी प्रजाति का पता होता है, लेकिन वहीं जो निकेत होता है, ठीक है, वो उस प्रजाति का कार्य होता है, उस प्रजाति का व्यवसाय होता है। जैसे शेर क्या है, मांस खाता है, जीवों का भक्षण करता है, वहीं खरगोश क्या है, वो हरी घास खाता है। उनके कार्यात्मक लक्षण जो होते हैं वही निकेत कहलाते हैं, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है आपको कि जो निकेत है, जो निषेध है, वो किसी भी दो प्रजातियों के लिए सेम नहीं हो सकता है, ठीक है। यानी किसी प्रजाति का जो निकेत है वो अद्वितीय होता है, जबकि पर्यायवास आवास में अनेक प्रजातियां होती हैं। तो ये बस थोड़ा सा समझना था निकेत के बारे में। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा फैक्ट और देख लीजिए, ज़्यादा इसमें काम का तो अपने नहीं है, लेकिन हाँ, पारिस्थितिकी निकेत या फिर निच यानी निषेध, इस शब्द का उपयोग सबसे पहले ग्रीनेल्स ने किया था, ठीक है। ग्रीनेल्स ने किया था, इन्होंने ही बताया था इसके बारे में। और आगे आपके काम का हम लोग पढ़ते जाते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की, बिहार पीसीएस की, एमपी पीसीएस की, इसके अलावा अदर एग्ज़ाम है जैसे आरओ का, आपके हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर वाले एग्ज़ाम पे जो स्टे लगा हुआ है, इन सभी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड ग्रुप जो हैं चल रहे हैं, जिसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाता है, जहाँ पे आपके एग्ज़ाम के बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न के हिसाब से, भाई एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपको कुछ भी बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से टेस्ट सीरीज़ दी जाएगी जो एग्ज़ाम के एकदम लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न पे आधारित है। पेड क्विज कराया जाएगा। तो अगर आप लोग इस समय अभी करंट में आपके यूपी पीसीएस 2026 मेंस के लिए, यूपी पीसीएस के लिए, बिहार पीसीएस के लिए, हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के लिए, इन सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर पेड ग्रुप चल रहा है, जिसको दिए गए नंबर पर आप जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और पेड ग्रुप ले सकते हैं। तो चलिए, अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा समष्टि, ठीक है। जो हम लोग लेयर पढ़ रहे थे उसमें सबसे पहले जीव था, जीव यानी व्यष्टि था। उसके बाद दूसरा लेयर क्या है, दूसरा लेयर आपका यही समष्टि वाला है, यानी पॉपुलेशन वाला है, व्यष्टि समष्टि, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए पॉपुलेशन क्या है। इसकी एकदम छोटी सी पॉपुलेशन ये है कि किसी भी विशिष्ट स्थान पर पाए जाने वाले एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों के समूह में, एक ही प्रजाति के ऐसे जीवों के समूह के रूप में की जाती है जो स्वतंत्र रूप से अंतः प्रजनन कर सकते हैं। तो क्या आपको समझ में आया कि क्या क्या कीवर्ड्स है? पहला तो एक ही प्रजाति और दूसरा अंतः प्रजनन, ठीक है। तो ये होता है पॉपुलेशन। अब इसके कुछ घटक देख लेते हैं, समष्टि के लक्षण देख लेते हैं कि भाई अगर आपको डिसाइड करना है कि ये जगह जो है इसको पॉपुलेशन बोल सकते हैं तो उसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर तो आता है डेंसिटी, घनत्व, ठीक है। घनत्व आप जानते हैं कि प्रति एकांक क्षेत्रफल में व्यष्टियों की समष्टि जो है घनत्व कहलाती है, यानी जीवों की संख्या जो है वो घनत्व कहलाएगी, ठीक। बाकी इसके कई फैक्टर होते हैं, इमिग्रेशन हो गया, ठीक है, माइग्रेशन हो गया, लोग कहीं दूसरी जगह चले गए, या फिर मानसून के एरियाज़ में अधिक पौधे और अधिक जंतु दिख जाते हैं, प्रजनन फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये जो है ये घनत्व कहलाता है। जन्म दर देखिए, जो नए जीव पैदा होते हैं, सीधी सी बात है यहाँ पे पॉपुलेशन में जन्म दर होना आवश्यक है, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जिस दर से नए जीव पैदा होते हैं तथा दी हुई पारिवारिक परिस्थितियों के अंतर्गत समष्टि में सम्मिलित होते रहते हैं। समष्टि यानी पॉपुलेशन में जो सम्मिलित हों वो जन्म दर कहलाती है, ठीक है।
मनुष्यों में क्या होता है, सेंसस पढ़ा होगा आपने कि मानवों में जन्म दर को 1000 व्यक्तियों में प्रत्येक वर्ष जन्म लेने वाले जीवित शिशु की संख्या को इसके रूप में व्यक्त किया जाता है। वहीं मृत्यु दर देखिए, ठीक है, कि जो भी व्यक्तियों का जो ह्रास होता है वो मृत्यु दर कहलाता है। और 1000 व्यक्तियों में प्रतिवर्ष मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को के रूप में व्यक्त किया जाता है। डिस्पर्सन देखिए, जो परिक्षेपण होता है, फैलाव होता है कि किसी जनसंख्या के जीवों का स्थायी रूप से क्षेत्र से बाहर चले जाना कहलाता है प्रवास, और वहीं अप्रवास क्या कहलाता है, जीवों का नए क्षेत्र में चले जाना। ठीक है, तो जो परिक्षेपण होता है, डिस्पर्सन होता है, उसमें प्रवास अप्रवास दोनों सम्मिलित होता है। ठीक, पौधों में तो ये संभव नहीं है, लेकिन हाँ बीजों का प्रकीर्णन हो गया, जो कि वायु, जल या फिर जंतुओं के माध्यम से दूर दूर, जो बीजों की वजह से दूर दूर पौधे उग जाते हैं। और जनसंख्या घनत्व तो मूल रूप से 4 कारकों पर डिपेंड करता है। जनसंख्या घनत्व की बात हो रही है, जन्म दर, कितने लोग की पर 1000% जीवित शिशु रहे, वो जन्म दर हो गया, मृत्यु दर है, प्रवास है और अप्रवास है। आगे अगला फैक्टर है पॉपुलेशन में एज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपका आयु वितरण। 3 टाइप का, एक तो पूर्व जनन समूह जिसमें किशोर जीव बच्चे आते हैं, जनन समूह मतलब जो बच्चे कर सकते हैं, और जननोत्तर समूह जिसमें प्रजनन क्षमता, अब जो प्रजनन करने में सक्षम नहीं है। ठीक है, लास्ट आता है सेक्स रेशियो, यानी महत्वपूर्ण पहलू है जिसमें नर और मादा के अनुपात को जो दर्शाता है। तो ये तो आपने देख लिया पॉपुलेशन के बारे में कि भाई समष्टि का घनत्व देख लिया, जन्म दर, मृत्यु दर, परिक्षेपण, जैविक विभव, आयु वितरण, फैलाव, वृद्धि रूप वगैरह, ये सारी चीज़ें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जैविक अन्योन्य क्रिया। ठीक है, यानी किसी क्षेत्र या पारितंत्र का जैविक समुदाय अन्योन्य क्रियाओं का जटिल नेटवर्क होता है। सही बात है, और वह अन्योन्य क्रिया जो कि एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच होती है वो तो अंतर्जाति कहलाएगी, और वहीं विभिन्न प्रजातियों के बीच में अगर होगी तो इंटरस्पेसिफिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं अगर एक पोषक स्तर में कई जीव रहें तो आपस में प्रतिस्पर्धा देखने को मिलती है। ठीक है, तो उसी के बारे में जानेंगे कि 2 प्रजातियों के बीच संभावित जैविक अन्योन्य क्रियाएं कितने टाइप की हो सकती हैं, क्या परिणाम हो सकता है। तो देखिए 2 टाइप का देखते हैं, एक नकारात्मक अन्योन्य क्रिया होती है, दूसरी सकारात्मक होती है। तो पहली होती है असहभोजिता। ठीक है, तो इसमें देखिए दोनों प्रजातियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक प्रजाति जो है प्रभावित रहती है जबकि दूसरी प्रजाति जो है अप्रभावित रहती है। एक प्रजाति प्रभावित रहेगी और दूसरी जो है अप्रभावित रहेगी। परभक्षण क्या होता है, इसमें शिकारी शिकार का संबंध होता है। एक प्रजाति जो शिकारी होती है उसको तो लाभ होता है, लेकिन जो दूसरी प्रजाति होती है शिकार जो है उसको हानि होती है। ठीक है, ये होता है परभक्षण। परजीविता की अगर बात करें तो एक जो प्रजाति है परजीवी, इसको लाभ होगा, और दूसरी प्रजाति जो है पोषक, इसको हानि होती है। और स्पर्धा की बात करें तो दोनों प्रजातियां बुरी तरह प्रभावित होंगी। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। असहभोजिता में एक प्रभावित होती है, दूसरी अप्रभावी होती है। परभक्षण में एक को फायदा, दूसरे को नुकसान। परजीविता में एक को लाभ होगा, दूसरे को पोषक को हानि होगी। और स्पर्धा में दोनों को बुरी तरीके से दोनों प्रभावित होती हैं। ठीक, अब वहीं सकारात्मक देख लें। सकारात्मक देख लीजिए सहभोजिता। सकारात्मक की बात करें तो सबसे पहले आता है सहभोजिता। एक प्रजाति जो सहभोजी होती है उसको लाभ होता है, लेकिन जो दूसरी प्रजाति होती है पोषक, ठीक है, इसको ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, सहोपकारिता की अगर बात करें तो दोनों प्रजातियों के लिए अन्योन्य क्रिया जो होती है वो लाभकारी हो जाती है, और उदासीन में कोई एक दूसरे को प्रभावित नहीं करता है। ठीक, अब इसका देखिए एग्जाम्पल के साथ इसको देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा था, असहभोजिता। ठीक है, असहभोजिता यानी एमेंसिलिज्म। इसमें क्या रहता है कि दोनों प्रजातियों के मध्य नकारात्मक साहचर्य है। भाई कैसे, एक प्रजाति दूसरी प्रजाति को सीमित कर देती है, यानी उसको हानि पहुंचाती है। ठीक है, यानी अगर वो वाली प्रजाति है तो दूसरी प्रजाति पर कोई ना कोई निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ेगा। ठीक है,
आगे इसमें देखते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए ब्रेड मोल्ड कवक देख लीजिए। ब्रेड मोल्ड कवक पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक उत्पन्न करता है जो विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया की वृद्धि को रोक देती है। पेनिसिलियम को स्पष्ट रूप से लाभ पहुंचता है क्योंकि बैक्टीरिया के समाप्त होने के कारण ये जो पेनिसिलियम के लिए अधिक भोजन उपलब्ध रहता है। समझ में आया कि जो पेनिसिलिन होता है ये पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक उत्पन्न करेगा तो और जो बैक्टीरिया होंगे उनकी वृद्धि रुक जाएगी, ठीक है। और जो बैक्टीरिया जब समाप्त हो जाएंगे तो इसके लिए इस कवक को और भोजन उपलब्ध रहता है। तो ये होता है अमेंसिलिज्म यानी असहभोजिता कि मतलब एक को फ़ायदा हो रहा है और उसकी एक की प्रेजेंस की वजह से दूसरे को हानि होगी, हमेशा दूसरे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव ही पड़ेगा। प्रीडेशन, ठीक है, प्रीडेशन यानी शिकार क्या है, इसमें क्या है कि जो शिकारी रहेगा उसको फ़ायदा रहेगा, जो शिकार बनेगा उसको नुकसान होगा, सीधी सी बात है। जिसमें तेंदुए, बाघ, चीते जैसे जो परभक्षी अपने शिकार को पकड़ने के लिए, मारने के लिए गतिदार पंजों का प्रयोग करते हैं और जिसको मारेंगे उसको हानि होगी और इनका फ़ायदा होगा। परजीविता देखिए, इसमें एक प्रजाति को लाभ मिलेगा, दूसरे प्रजाति को हानि मिलेगी, ठीक है। ये आपने पहले ही देख लिया था। आगे जैसे बैक्टीरिया हो गए, पौधे हो गए, परजीवी। टोडर पौधा जानते हैं, अमरबेल और मिस्टलेटो यानी लॉरेंथस जैसे जो पौधे होते हैं वो परजीवी होते हैं जो कि पुष्पीय पौधे पर जीवन निर्वाह करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई भी पौधा रहेगा उस पर अमरबेल का पौधा चढ़ जाएगा तो वो जो पौधा रहेगा पहले वो उससे पोषक जो है वो खींचता है, उससे पोषक जो है उसको मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो पहले जो पेड़ रहेगा उसको नुकसान होगा और ये अमरबेल टाइप के जो परजीवी पौधे होते हैं उनको फ़ायदा होता है, ठीक है। स्पर्धा की अगर बात करें तो यह दो समष्टियों के बीच एक अन्योन्य क्रिया है जिसमें दोनों प्रजातियों को कुछ हद तक नुकसान होता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म्स। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के संबंधों में एक प्रजाति लाभान्वित होती है, दूसरे को न तो लाभ होगा न कोई हानि होगी, ठीक है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिए शकरफिश देख लीजिए। रिमोरा अपने सर के सबसे ऊपर और उपस्थित चूसकों की सहायता से प्रायः शार्क मछली से संलग्न हो जाती है, ठीक है। तो इससे रिमोरा को सुरक्षा हासिल करने में सहायता मिलती है और साथ में मुफ्त परिवहन और शार्क का बचा हुआ भोजन भी प्राप्त हो जाता है और इससे शार्क को न कोई नुकसान होता है न कोई फ़ायदा होता है, ठीक है। तो ये होता है सहभोजिता। इसमें रिमोरा जो है उसको खाना भी मिल गया, ठीक है, मुफ्त का परिवहन भी मिल गया, सब मिल गया और शार्क के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। आगे ये आता है सहजीविता। अगला है सहजीविता यानी म्यूचुअलिज्म। इसमें दो प्रजातियों के बीच निकट साहचर्य है जिसमें दोनों प्रजातियां लाभान्वित होती हैं। फॉर एग्जाम्पल एनीमोन क्या है, एक निडेरियन प्राणी है, हर्बिट कैप के कवच से संलग्न हो जाता है और परिवहन और नया भोजन प्राप्त होता है। और वहीं हर्मिट क्रैब को क्या है, अपनी दंश कोशिकाओं के द्वारा सुरक्षा और छंदावरण प्रदान करता है। तो मतलब इसमें दोनों का फ़ायदा हो रहा है, एक को भोजन प्राप्त हो रहा है और एक को आवरण मिल रहा है। उदासीनता क्या होती है कि दोनों प्रजातियों के बीच संबंध होता है, परस्पर क्रिया तो करती हैं लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल प्रभावित नहीं करती हैं, ठीक है, यानी उस दोनों का एक दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये थी आपकी अन्योन्य क्रियाएं, इसको जानना ज़रूरी है, एग्जाम्पल से भी आप समझ लिए होंगे, ठीक है, और नाम से इसको याद कर लीजिएगा। ये कुछ आपके एग्ज़ाम के लिए जो हैं फैक्ट्स हैं, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, बस लास्ट है, इसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रजातियां ऐसी हैं जो हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी हैं, जिनका पहले तो अस्तित्व था लेकिन अब वो उपस्थित नहीं हैं, ठीक है। और दूसरे शब्दों में इन प्रजातियों का विलोपन हो चुका है और जीवाश्म के रूप में हमारी नई प्रजातियों का ये प्रतिनिधित्व करती हैं, ठीक।
और आगे जो है ये देखिए, भारत में ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की अगर बात की जाए तो डायमंड हार्बर है जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पेन्नार मोहाना है आंध्र प्रदेश का। ज्वार नदमुखी पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में देखिए हमने पढ़ा था, मरीन वाला पढ़ा था, एस्चुरीज पढ़ा था और टेरेस्ट्रियल पढ़ा था, और क्या पढ़ा था आप लोगों को बताना है। एक जैविक अनुक्रमण की प्रवस्थाओं का सही क्रम क्या है? नग्नीकरण, प्रवास, आस्थापन, प्रतिक्रिया और स्थिरीकरण। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, ये सीक्वेंस एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जैविक अनुक्रमण की जो प्रावस्थाएं हैं उनको सही क्रम में लगाइए। सबसे पहले तो होता है नग्नीकरण, फिर होता है प्रवास, आस्थापन, उसके बाद प्रतिक्रिया होती है, फिर स्थिरीकरण होता है। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला टर्म है पारिस्थितिकी पदचिन्ह। ठीक है, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। तो इसमें क्या है, इसका एक मापन की इकाई है। यह मापने में इसका यूज़ किया जाता है कि मानव गतिविधियाँ पृथ्वी के संसाधनों पर कितना दबाव डाल रही हैं। ठीक है, मतलब कि ये मापना कि जो पृथ्वी के संसाधन हैं, मानव गतिविधियाँ उस पर कितना दबाव डाल रही हैं, उसकी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है संसाधनों की। ठीक है, ये इस धारणा को, इस विचार को प्रस्तुत किया था विलियम रीस और मैथियास वॉकेर-नेगेल ने। ठीक है, इसका उद्देश्य जो पृथ्वी के संसाधन हैं, जो कैरिंग कैपेसिटी है और मानव के द्वारा जो उसके उपयोग का स्तर है उसका आकलन करना। और इसकी इकाई क्या होती है? इसकी इकाई होती है भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट यानी पारिस्थितिक पदचिन्ह की इकाई बताइए। तो इसकी इकाई है भूमंडलीय हेक्टेयर, ग्लोबल हेक्टेयर। ठीक है, चिपको आंदोलन के बारे में आपने सुना होगा, इससे रिलेटेड है। इसका नारा ही था कि पारिस्थितिकीय स्थायी मितव्ययिता। ये चिपको आंदोलन का मुख्य नारा था, जिसका मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाए और पर्यावरण के साथ संतुलन बनाया जाए। चिपको आंदोलन के बारे में जान लीजिएगा। शुरुआत इसकी हुई थी उत्तराखंड में 1973 ईस्वी में, उत्तराखंड के चमोली वनों से। ठीक है, तो ये हमने देख लिया दोस्तों, कर लिया ये चैप्टर कंप्लीट। इसमें जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी हैं, पूछी जाती हैं, वो मैंने सब बता दिया है। बाकी हाँ, डिटेल में और अच्छा कंटेंट बिल्कुल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल वाला पेड ग्रुप ज्वाइन कीजिए। दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए। पढ़ते रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।